अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज भी हमें बात करनी है मुल्क की सियासी सूरत हाल की, लेकिन साथ ही साथ मईशत के मैदान से एक अच्छी खबर ये आ रही है। बिगड़ती सियासी सूरत हाल के अंदर हमने देखा है कि ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर ये खबर जो है ये सामने आई है, और पाकिस्तानी हुकूमत जो है इसको अपनी बड़ी कामयाबी जो है वो करार दे रही है। वज़ीर आज़म ने इस पर मुबारकबाद भी दी है। क्या खबर है मैं आपसे शेयर किए लेती हूँ जी। खबर आई है स्टॉक एक्सचेंज से, जहां 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील जो है वो अबूर करके स्टॉक एक्सचेंज ने आज नफसियाती हद जो है अबूर कर ली है। स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार इंडेक्स में 1 लाख पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, और इसी पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को आज मुबारकबाद दी है। लेकिन ये सडनली चीज़ें पाकिस्तान में कभी एक तरफ हमें चीज़ों का रुख दिखाई देता है, और फिर एकदम से हम देखते हैं कि पलटा खाती हैं और बिल्कुल एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर लेती हैं। मैं बात कर रही हूँ सियासी अदम इस्तेहकाम की, जो आज से 2 रोज़ पहले अपने उरूज पर था इसी मुल्क में, पाकिस्तान में। और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि जब किसी भी मुल्क में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल होता है, मेरे ख्याल में ये आप सभी बखूबी जानते हैं। और जब मैं सियासत की बात कर रही हूँ तो कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के लिए, बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। फैसल वाउडा जो अक्सर बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं, और मज़े की बात यह है कि उनकी पेशगोइयाँ अक्सर सच साबित होती हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगेगी और बुशरा बीबी जो हैं वो अरेस्ट हो जाएंगी। इस पर भी आज के शो में हम बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ वफाकी काबीना का इजलास कल हुआ था, जब हम लाइव शो कर रहे थे। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ वफाकी काबीना के जो ज़्यादातर अरकान थे उन्होंने केपी में गवर्नर राज की हिमायत कर दी है। लेकिन ज़ाहिर है कि गवर्नर राज जो है वो ऐसे हुकूमत के चाहने से नहीं लग जाएगा। इसका एक पूरा प्रोसीजर है। किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी, उस जानिब हालात जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी काशिफ रफ़ीक साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में है मेरे साथ, और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शराजी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद में। नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार वीडियो लिंक पर लंदन से बराह रास्त, और ताहिर मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर हमारा साथ दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का पहली दफ़ा हिस्सा बने, एंड आई होप कि हमारे साथ अक्सर देते रहेंगे। आप तमाम लोगों को जी मैं बहुत खुश आमदीद कहूँगी, और मैं सबसे पहले आज भी आऊँगी काशिफ रफ़ीक साहब आपकी तरफ। बड़े अरसा पहले से जब इस प्रोग्राम में आपसे बात हो रही है तो आप कहते रहे कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो एकदम से हम देखेंगे कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही होगी, सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अभी तो दिसंबर का आगाज़ नहीं हुआ, और फिर अभी जो कल परसों हालात थे मुल्क में, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में इतनी ज़्यादा तेज़ी, इतनी बड़ी कामयाबी, कैसे क्रेडिट किसको जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेडिट जाएगा उस मुस्तकिल मिजाजी को, उस सोच को जो पीडीएम के दौर में एक चीज़ तय हो गई थी, और वो पॉलिसीज़ थी माशी तौर पे जिनका अहदाफ सेट किए गए, जिनको देखा गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे थे और उन प्रॉब्लम को ग्रेजुअली कैसे ठीक किया जाएगा। और मैं तवातुर से इस बात को ऊपर प्रचार करता रहा हूँ, मैं इस बात का हामी हूँ। मेरा इस्तदलाल ये है कि जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, आपका पाकिस्तान मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होगा, सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगा। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो लोग मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं वो एक पेज पे हों, और जिनको इससे खौफ है कि अगर पाकिस्तान की मईशत संभल गई, ठीक हो गई, अच्छी डगर पे चली गई, तो फिर वो आवाम के अंदर क्या नैरेटिव बेचेंगे। देखिए पीडीएम के दौर में जिस वक्त हुकूमत आई, फिर उसके बाद एक डिप आया जिसमें जो निगरान सेटअप था उसमें, फिर उसके बाद दोबारा चीज़ें जो वो ट्रैक पे आई। IMF के साथ डील करना एक बड़ा मुश्किल काम था, डॉलर जो सा 300 प्लस पे था, पेट्रोल 300 प्लस पे था, चीज़ें नीचे ग्रेजुअली आई। उसके बाद अगर पाकिस्तान के मारूजी हालात ठीक नहीं थे तो फिर किस तनाजुर में, किस तरीके से मुआशी तौर पे इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुई। सऊदी अरेबिया की जानिब से इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, दीगर ममालिक जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जो इन्वेस्टमेंट आना, इन्वेस्टर का पाकिस्तान में आना, ये इस चीज़ की दलील है कि पाकिस्तान के निज़ाम में मईशत और सियासत बेहतरी की जानिब है। अब ये जो 1 लाख इंडेक्स का पॉइंट अबूर हुआ, अगर हम ये देखें कि अगर ये इसके ऊपर कोई थॉट नहीं है, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर यकायक तो कोई जिन भूत तो नहीं आए जिन्होंने ये सारा काम कर दिया है। सो हमें ये इस बात के ऊपर, ये बात सबसे पहले जरदारी साहब ने की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी की पीडीएम के दौर में कि आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी कीजिए, उसके बाद ही चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। हमें ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा
तो ही सियासी तौर पे मजबूत होगा, तो ही सबकी बारी आएगी। अदरवाइज तो पाकिस्तान अगर माशी तौर पे मजबूत नहीं होगा तो मसाइल बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई खत्म हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि हालात बिल्कुल टर्न अराउंड कर गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बेहतरी की तरफ सफर जो जारी है, इसमें वो तमाम अकाबरीन, वो वजीर आजम साहब हों, वो आर्मी चीफ साहब हों, वो इदारे हों, वो सियासतदान हों, जरदारी साहब, सब ने मिलकर अपना हिस्सा डाला है और उस डगर पे पाकिस्तान को ले निकले हैं। अब अल्लाह करे कि बाकी जो कुव्वतें जो इसको डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं सियासी तौर पे, उनको भी कोई अकल आ जाए। मैं शराजी साहब चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। बहुत सारी जगहों पर ये बात भी हो रही है कि ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं, इनका एकदम से परसों वाले वाक़ये के बाद होना, कहीं ना कहीं खदशात भी इस पर ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मैं वो बात नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप इसमें अगर कुछ ऐड कर सकें। और जो काशिफ ने भी कहा कि जी पहले जो है वो माशी इस्तेहकाम आता है, फिर सियासी इस्तेहकाम आता है। हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं कि जी जहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता वहाँ माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत अचानक से, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। थैंक यू आसमा। मेरा ख्याल में अगर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर हर रोज़ चंद हज़ार पॉइंट्स के इजाफे को मुल्क की मईशत का बेहतरीन इंडिकेटर करार देते, तो मेरा ख्याल में उनकी फिर मईशत के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी यहाँ के आके हॉट मनी यहाँ पे पार्क हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉफिट रेट सबसे ज़्यादा थे, इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा थे, तो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। और किसी ज़माने में 2004 जब शौकत अजीज़ साहब इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर थे, गोया कि उस वक्त इस बबल को इसको बनाया गया, इसको बारे में इतनी हवा भरी गई कि इस मुल्क में छोटे बड़े लोगों ने, जहाँ जिनके पास छोटी छोटी बचतें थीं, उन्होंने इन्वेस्ट किया। और फिर उसके बाद जब उस मार्केट को क्रैश किया गया, तो ये उस वक्त के आदाद शुमार में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को एटमी धमाकों के दौरान इतना नुकसान नहीं हुआ था जो उस मार्केट को क्रैश करने से हुआ, क्योंकि वो आर्टिफिशियल था सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम अभी आया नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें कि ये सब कुछ जो है वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्यों आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बाकी तमाम सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे एक्टिविटी कोई नहीं हो रही। बिलखुसूस रियल एस्टेट सेक्टर था, अब वहाँ पे इतनी पेचीदगियाँ आ चुकी हैं कि लोगों के पास जो छोटी मोटी बचतें हैं, सिवाय स्टॉक मार्केट के और कोई जगह रही नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें। तो एक तो ये है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अगर हो भी रही है तो इसीलिए आगे कि ये एक विंडो ओपन है, बाकी कोई है नहीं। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग जो बड़े थे वो तो अपना सरमाया गोया कि जब पूछें हुकूमती लोगों से, आपको बताएंगे कि वो बाहर मुंतकिल हो चुका है, वो दुबई मुंतकिल हो चुका है, वो बांग्लादेश चला गया है, वो यूरोप चला गया है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर थे उनके पास ही ऑप्शन थी, सो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप कहें कि इससे पूरी इकॉनमी आपकी टर्न अराउंड हो गया है, तो हरगिज़ नहीं है। इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्लेजेस ज़रूर हैं, प्लेजेस हैं, वो एक वादे हैं, मुआहदे हैं, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड कुछ नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि 8-9 अरब रुपए उधार डॉलर जो हैं उधार के हमारे किटी में पड़े हुए हैं, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी मेंटेन हो रहे हैं और हम एक ऐसी लेवल पे खड़े हैं कि कम से कम ठीक हो गया। मुझे पता है क्या लग रहा है शराजी साहब, ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं नसीम साहब, लंदन में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं भी इन्वेस्ट कर लूँ, कुछ पाउंड्स जो मैंने जोड़ के रखे हैं लंदन में स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, पाकिस्तान में तो खासा मुनाफा हो सकता है। वो बिटकॉइंस में करेंगे। शराजी साहब आपने गुफ्तगू सुन ली है ना, क्रैश भी हो सकती है मार्केट, ये मैं नहीं कह रही, शराजी साहब कह रहे हैं। अस्मा, बहुत शुक्रिया और ताहिर मलिक साहब को खुशामदीद है। बहुत अच्छी एडिशन है आपका प्रोग्राम के अंदर। जो आपने सवाल पूछा, देखिए मैं तो सुबह उठता हूँ तो मुझे तो 10-12 मैसेज मेरे व्हाट्सएप के अंदर होते हैं, हमने बच्चे की फीस जमा करानी है, दूध वाले का बिल देना है, फला बिल देना है। बात ये है कि आप अमीर आदमी है ना, लोग आपसे मदद के लिए करते होंगे मैसेजेस आपको। सर मैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो, जैसे काशिफ ने तस्वीर कशी की है, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के मौशी हालात हो जाए। लेकिन देखें, हकीकत ये है कि जिस तरह आप इंट्रो में आपने बात की कि स्टॉक मार्केट ने नफसियाती हद अबूर कर ली। पाकिस्तान में हर चीज नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। कौन सा डिपार्टमेंट रह गया, कौन सा मसला रह गया, हर चीज नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। बात होती है सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम की, तो हम बहुत पीछे भी अगर ना जाएं, तो अगर हम इस सदी से ही देख लें, 2001 से देख लें, तो जनरल मुशर्रफ साहब मौजूद थे, वो मईशत दुरुस्त करने के लिए आए थे, फिर तो हमारी मईशत बहुत आगे जानी चाहिए थी। उसके बाद बाकी बाजवा साहब आए, उनकी डॉक्ट्राइन आई, मैंने नहीं नाम लेता, मतलब डॉक्ट्राइन आती हैं, लेकिन आज तक मुल्क जो है
वो मुआशी पटरी पे चढ़ नहीं सका क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। ठीक। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को निकाल के उनकी हुकूमत पे कब्जा कर लिया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया। नवाज शरीफ के दौर में पनामा पेपर्स आ गया। फिर जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, बात यह है कि सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, ये मामला चलता रहेगा। आपने अगर ये, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जितना पैसा आप उसमें डाल लें आप उसको आर्टिफिशियली फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसको ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं। मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर ये सब एक किस्म का जुआ होता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हमने बहुत देखा है, मैंने बड़ा करीब से ये सारी चीजें देखी हैं। हाँ, अभी आप माइक लेके असमा, आप बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं, आप आवाम में जाएं, जाके देखें क्या टमाटर सस्ते हो गए, क्या प्याज सस्ती हो गई, महंगे हो गए हैं सर, 100 रुपए अब किलो किलो के पीछे बढ़ गए हैं चीजों में। हाँ, तो फिर मुझे बताए ना कहाँ से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है? क्या गैस आ रही है, क्या बिजली आ रही है? जो 75 साल से हम सुनते चले आ रहे, बिजली आ गई, बिजली चली गई, गैस लोगों की आ नहीं रही है, कहाँ से मईशत दुरुस्त हो रही है? सिर्फ ये बातें करने वाली हैं, मुल्क में कुछ भी दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं दोनों जो उनको है वो इल्जाम दूंगा। सियासत में भी जो कुछ हो रहा है, या पीटीआई जिस तरह जलसे कर रही है, हमारी कौम किस तरफ जा रही है, इनको कौन डिसिप्लिन में लाएगा, कौन लीडर्स इनको काबू में रखेंगे? काफी सारे सवाल आपके सामने रख दिए हैं नसीम साहब। ये मैं चाहूंगी कि इन सारे सवालात के जवाबात जो है ना वो ताहिर मलिक साहब से ले लेते हैं, अब उनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। ताहिर साहब, आप जरा रोशनी डालिएगा, जरा फरमाइएगा, ये जो सारी गुफ्तगू हमारे पैनलिस्ट ने की है, आपको किसकी बात ज्यादा सही लगती है? आप शराजी साहब से इत्तेफाक कर रहे हैं, नसीम साहब से इत्तेफाक कर रहे हैं, या फिर आप काशिफ साहब के साइड पे हैं सर? मेरा ख्याल है मैं एक अपनी पोजीशन लेता हूँ, फिर आप तीनों भाइयों से पूछ लें कि मेरी पोजीशन पे वो क्या कहते हैं। डन। मेरा ख्याल है अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। पाकिस्तान की जो स्टेट है ना, उसकी इकॉनमी की बात करते हैं। हमारा जो रियासती स्ट्रक्चर है वो 25,000 अरब रुपए से चलता है, 25,000 अरब रुपए से चलता है, और हमारा जो टैक्स है तकरीबन 12,500 अरब है। यानी कि जितने हम टैक्स इकट्ठा करते हैं आवाम से, उससे डबल हम कर्जा लेके अपनी हुकूमत चलाते हैं। ये क्रेडिट इमरान का भी है, ये नवाज का भी है, ये शहबाज का भी है। यानी अब आप समझ लें कि पाकिस्तान की रियासत की इकॉनमी कैसी है। अब आते हैं अमीर आदमी की इकॉनमी। ये जो आप बातें कर रही हैं इसको कसीनो इकॉनमी कहते हैं। ये बहरहाल मैं इस पे बात नहीं करता, मैं एक दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। ये 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की इकॉनमी है जिनको फायदा होता है स्टॉक एक्सचेंज, ये कसीनो इकोनॉमी का। अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जो ट्रेजिडी है, वो मेरा ख्याल है मेरे समेत हम लोगों को एक्सप्लेन करनी नहीं आ रही। पाकिस्तानी जो है उनकी जो पर कैपिटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे $4,000 के करीब है, और अमेरिका की पर कैपिटा $90,000 के करीब है। अब पाकिस्तानी जो बिजली का बिल देता है ना, वो US डॉलर में देता है। पाकिस्तानी जो पेट्रोल डालता है वो US डॉलर में डालता है। कॉमेडी ये है कि एक सोसाइटी जो 90,000 रुपए कमाती है, उस कीमत पे मैं पेट्रोल और जो बिजली है वो 4,000 रुपए वाला बंदा उसी से खरीदता है। यानी कि मैं कमाऊं रुपए में और खर्चूं डॉलर में। यानी कि मेरा 1 रुपया जब मैं खर्चता हूं तो वो अमरीकी के मुकाबले में 300 अरब रुपए का हो जाता है। ऐसे। ये जितने मर्जी आप आज़ादो शुमार ले हैं, जितनी मर्जी आप गुफ्तगू कर लें, जब तक पाकिस्तान में एक काम नहीं होगा, पाकिस्तानी की आमदनी के बराबर आप उसको देखें ना, अमेरिका में अगर वो $90,000 कमाता है तो वो $4 का लीटर पेट्रोल ले सकता है, गैलन सॉरी। बिजली, आप जिस रेट पे बिजली और पेट्रोल आप दे रहे हैं पाकिस्तानी को, आप जो मर्जी कर लें, यहाँ पे गुर्बत, बेरोजगारी, बेचैनी, सनती इनकलाब नहीं आ सकता। अच्छी अच्छी बातें हैं, आप सबको करने दें। मेरा तो ईमान है, सिर्फ एक टेस्ट है, जिस दिन आप पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत रैशनल करेंगे, पाकिस्तानी आमदनी के हिसाब करेंगे, वो इनकलाब होगा। बाकी सब कंपनी की मशहूरी है। ठीक हो गया मलिक साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने फरमाई है कि तब तक मसाइल जो है वो हल नहीं हो सकते हैं जब तक कि संजीदगी से सब लोग जो हैं बैठकर बाकी मसाइल से निकलकर ख़ास मईशत पर अपनी तवज्जो नहीं रखते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, एक पार्टी PTI नाम ले लेते हैं ना, आप तो नाम भी ले सकते हैं, पैमरा ने कह दिया बानी का भी नाम ले सकते हैं, अगर उस पर पाबंदी लग जाती है तो फिर आपको लगता है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? क्योंकि अभी मीडिया में आज जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, चाहे वो RPO की जानिब से हुई हो, एहसन इकबाल साहब की जानिब से हुई हो, या वज़ीर इत्तलात इस पे बात कर रहे हों, दिखाई ऐसा देता है कि सारे फसाद की जो जड़ है ना, जो मुल्क में तरक्की नहीं होने दे रही है ना, वो PTI है। इससे पहले ये सारे तजर्बात किए गए हैं और यहाँ तक कि उनकी क़यादत को भी एलिमिनेट किया गया। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई?
आज भी वो इक़्तिदार में जमात है, वो इस मुल्क में उसका वजूद बाकी है। इसी तरह आपने नवाज शरीफ को ताहयात नहल करके जला वतन किया, क्या हासिल क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई? क्या इसी तरह ANP नैब की शक्ल में जब थी तो उसको आपने कलअदम करार दिया, क्या वो ख़त्म हो गई? मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक तो ये कि अपने मामलात खुद हल करने चाहिए। ये जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के इजलास में बैठ के कहा कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की और उनके बगैर ऐसा नहीं हो सकता था, मैं समझता हूँ कि इस तरह की इमेच्योर, इस तरह की बातें कि जिससे आप ये तासुर दें कि क्योंकि डंडा आपके साथ है लिहाजा आप हर किसी को जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि इदारा के जो बार बार कह रहा है कि वो अपोलिटिकल है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक रियासत का इदारा है, तो गोया किस तरह की गुफ्तगू करके आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? और अब आप इससे पहले भी कह चुके हैं मुल्क दुश्मन। मैं समझने से कासिर हूँ आसमा कि जिस पार्टी को कम से कम 2.5-3 करोड़ लोगों ने वोट किया है, जिसकी कौमी असम्बली के अंदर देखा जाए तो अमलन सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, जो एक सूबे में 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा के साथ हुकूमत में है, ऐवान बाला के अंदर उनके लोग बैठे हैं, गोया कि जो 26वीं आईनी तरमीम आपने मंजूर की है वो उन्हीं के लोगों की उन मदद से की है आपने, और उस जमात को आप कहते हैं कि वो मुल्क दुश्मन जमात है, उसका एजेंडा इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है। मेरे ख़्याल में ये बयानिया एक मुखालिफ को गोया के डिफेम करने की हद तक तो शायद दुरुस्त हो, लेकिन हकायक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हकायक ये है कि लोग उस जमात को चाहते हैं, उसको वोट करते हैं, लिहाजा अगर आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको आप सियासी मंजरनामे से हटाना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि अपनी गवर्नेंस को अच्छा करें। आप इतना कमाल करें अपनी गवर्नेंस के अंदर, आप लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दें, आप इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को इतना बढ़ा कर दें। तो रहे हैं वो शराजी जो साहब, ताहिर एक मलिक तो साहब इतना कह रहे हैं ना फसाद मुल्क में, कि जब इतना आप कुछ पर और कैपिटा फिर इनकम $90,000 कर देंगे ना, यकीन जानिए आपको कोई बयानिया लेके आने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही इमरान खान को उसकी जमात को डिसोन करेंगे। तो ये सारी चीजें इमरान खान की पार्टी क्यों नहीं कर, उनके लोग ये क्यों नहीं सब कर के लिए लेते? है, मैं ये केपी सब में के क्यों नहीं लिए- कर लेते? काशिफ साहब आप बताएं ना मुझे। ये शराजी साहब ने कहा कि जी ये जो चीज़ें हैं इनसे हटके कुछ अमली इकदामात होने चाहिए। हमने देखा कि जिस दिन इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें चल रही थी, मरियम नवाज़ उस रोज़ भी पंजाब में बैठ के, लाहौर में बैठ के बहुत सारे इजलास जो हैं जिसमें अवाम की फलाह के लिए फैसले हो रहे थे, उनको वो हेड कर रही थी इन सारी चीज़ों से हटके। लेकिन मुझे बता दीजिए ना कि वो CM KP जिनको वहाँ के अवाम की फलाह के लिए काम करने चाहिए, वो उनको यहाँ लेकर आते हैं, खुद भाग जाते हैं और कहते हैं कि जी फिर उनको मार दिया हमारे लोगों को, तो आप छोड़ के भागे क्यों थे? देखें, सबसे पहले मैं एक बात कर लूँ कि एक सूबे को छोड़ के, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को छोड़ के, बाकी सूबे के वुज़रा आला थोड़ा कर रहे होंगे, ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन आवाम की बेहतरी के लिए कोई ना कोई तो काम कर रहे हैं। इनका मसला ये है कि तीसरी दफ़ा हुकूमत में है, अब ये आवाम के लिए कुछ करने के बजाय रोज़ाना उठते हैं, उठ के कहते हैं वफाक पे हमला कर दो, और फिर ये तवक्को हम रखेंगे पाकिस्तान इकनॉमिकली आगे जाएगा। ये भी अजीब बात है। नंबर 2, सऊदी अरब की ऑयल कंपनी ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, किसी ना किसी कहने पे तो इन्वेस्टमेंट आई होगी। दीगर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, चीज़ें हो ही रही हैं ना, चले स्लो हो रही होंगी, 2% हो रही होंगी, 3% हो रही होंगी, जो 2-3-4% एफर्ट पॉजिटिवली पुट हो रही है, एटलीस्ट उसको तो अप्रिशिएट कर लीजिए। नहीं, पर ये तो कोई बात नहीं हुई काशिफ नंबर साहब, कि 3, जो 2-3-4% हो रहा है उसका क्रेडिट आप हुकूमत को दे दें, नंबर 3, और जो 96-97% जो चीजें नहीं हो रही मैंने हैं, किसी को उस पे क्रेडिट नहीं आप दिया। PTI पे नहीं सारा नहीं, इल्जाम ना डाल मैं दें कि उनकी वजह से नहीं हो रहा। ना मैं क्रेडिट की बात पे आया हूँ, अभी तो मैं इकॉनमी की बात कर रहा हूँ। जो बात मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब ने की, लंदन में मुकीम है, माशाल्लाह मजबूत है फाइनेंशियली, उनको रोजाना कोई ना कोई मैसेज जा रहे होते हैं कि हमें कोई फेवर दें। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल से अगर आप तकाबली जायजा लें, आप लंदन में मुकीम है, माशाल्लाह वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक सिस्टम है, कानून है, हर चीज़ है। वहाँ तो महंगाई नीचे आई होगी, वहाँ तो यकीनी तौर पे लोग आसूदा हाल हुए होंगे, वहाँ पे तो महंगाई नहीं होगी। क्यों फिर अगर वहाँ पे महंगाई हुई है तो वहाँ पे क्या मसला है? वो तो इतनी बड़ी एम्पायर, इतना बड़ा मामला, क्या वहाँ महंगाई ऊपर नहीं गई? अच्छा, अब अगर वहाँ पे महंगाई ऊपर गई है तो वहां पे क्या लोगों ने जो सा वो आगे लगानी शुरू कर दी? अच्छा, एक सेकंड काशिफ साहब, एक तो मुझे ब्रेक लेना है, दूसरा नसीम साहब, एक अच्छी बात ये हो गई है कि काशिफ साहब ने खुद ही जिनके हिमायत में ये बात करे थे उनके खिलाफ ये बात कर दी है कि चीज यहाँ तो महंगाई हो रही है तो एक जमात पे आप डाल देते हैं, वहाँ तो माशी इस्तेहकाम भी है, क्योंकि यहाँ तो हुकूमत बार बार कहती है ना कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, ये पार्टी इस्तेहकाम नहीं आने दे रही, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो वहाँ तो नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ कि सियासी इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, खुद अपनी जो हुकूमती जमात है उसकी कारकर्दगी पे बहुत सारी चीज़ें जो है मईशत को लेकर डिपेंड कर रही होती हैं। मैं चाहूँगी कि इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और ख़ासतौर पर यूके के जानिब जो इशारा किया है उस पर बात होगी प्रोग्राम के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले काशिफ साहब फरमा रहे थे कि यहाँ महंगाई है और उस महंगाई पर तनकीद करते हैं नसीम साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम में बैठकर, लेकिन काशिफ साहब ये कह रहे थे कि जी फिर यूके में भी तो महंगाई है, वहाँ पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पे डाली जाए। नसीम साहब मुझे बताएं ना, वहाँ पे भी हुकूमत जो है वो यही कहती है कि फ़लाँ पार्टी जो है वो इस्तेहकाम नहीं आने देती है, इसलिए यहाँ पर महंगाई हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों तो हमने देखा था कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। मैं लास्ट ईयर की भी बात करना चाहूँगी, जब नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन जो ट्रेन्स का अमला है, सारे के सारे रेलवे के लोग जो हैं वो भी एहतजाज पे चले गए थे, स्टोर से चीज़ें गायब हो गई थी, बहुत बुरे हालात हो गए थे नसीम साहब। तो वहाँ भी कोई पीटीआई है फिर? जी बिल्कुल, काशिफ ने मुझे फुल टॉस बॉल कराई है और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर छक्का मारूंगा जो स्टेडियम से बाहर जाएगा। उससे पहले मैं दो बातें कर दूं कि आपने ताहिर मलिक साहब से जो सवाल किया था, तो मैंने जुआ इकोनॉमी की बात की थी, उन्होंने कैसीनो इकोनॉमी की बात की, तो कुछ हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। हाँ जी, एक ही बात हो गई। आपने डायरेक्ट लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था, उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया। और दूसरी बात जो है वो फैसल वोडा की आपने की थी कि वो बड़ी अच्छी पेशन गोई करते हैं। वो कोई पेशन गोई अच्छी नहीं करते, वो सोफे के पीछे छुप के बैठे होते हैं और बाब इख्तियार की जो इरादे होते हैं उनको भांप लेते हैं, आकर बोल देते हैं। अच्छा, काशिफ ने बिल्कुल सही बात की, मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे जब महंगाई होती है ना, तो यहाँ पे जो बेरोजगार होता है, जिसके पास जॉब नहीं होती, गवर्नमेंट उसको सोशल सिक्योरिटी देती है, उसको घर बैठे पैसे मिलते हैं, यानी कि उसको खर्चा करने के लिए अगर जॉबलेस भी है उसके पास पैसे होते हैं। इस मुल्क में एजुकेशन फ्री है, बच्चों की मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री है, तो घर वालों को ये फिक्र नहीं होती कि उन्होंने कहाँ से पैसे कमा के लाने हैं और उन्होंने बच्चे की फीस देनी है। यहाँ पे मेडिकल टोटली फ्री है, अगर कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है तो उससे 1 रुपया नहीं लिया जाता, और बल्कि जब वो बाहर निकलता है तो जो उसको प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है वो भी उसको फ्री में दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। फिर जो बिजली और गैस के बिल आते हैं, जब महंगाई हुई तो उन्होंने जो एक मुतफिस तबका था उसको उन्होंने सहूलियात गिनवा रहे हैं। ये बता दें 5 साल में महंगाई हुई या नहीं हुई? आप तो सहूलियात गिनवा रहे हैं ना, वो तो हमारे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ लंदन में 5 साल में महंगाई हुई या नहीं हुई, मेरा तो ये सादा सा सवाल है। आप सहूलियात की तरफ चले गए। नहीं, आपका नहीं है, आपका सादा सवाल नहीं, आपका कीमत सर महंगाई हुई या नहीं हुई? दुनिया में हुई है महंगाई, पूरी दुनिया में हुई है। उसको हुकूमतें टैकल कैसे करती हैं? आप मवाजना इसलिए नहीं लंदन से कर सकते कि यहाँ पे हुकूमत आवाम को सहूलतें इतनी देती है, फिर उसके बाद कोई बात करती है। हमारे मुल्क में बात होती है सियासी इस्तेकाम आ जाए तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। काशिफ साहब कहते हैं मुआशी इस्तेकाम आ जाए तो सियासी तो इस्तेकाम आ आप क्या समझ जाएगा। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? आप ये आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुन ले, आप अपने मौके पे पूरी बात करेगा। असल बात है कि मुल्क में आइन और कानून की हुकूमत होनी चाहिए। हर इदारे को अपने अपने उसके अंदर रह के काम करना चाहिए कि जिस मुल्क में आप आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे वहां पे ना मुआशी इस्तेकाम आएगा ना सियासी इस्तेकाम आएगा। आप जो मर्जी कर ले, आप दुनिया से कंपैरिजन करते हैं, दुनिया में देखें कि लोग उनको किस तरह सहूलतें मिलती, किस तरह चीजों को टैकल किया जाता है। यहाँ पे 1-1 मिलियन का क्राउड आता है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उनको फैसिलिटेट करती हैं। यहाँ पे भी मारा जाता है, कोई बोतल फेंकता है, कोई शीशा फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप फ्रंट पे सीधा गोलियां चलानी अपनी आवाम के ऊपर शुरू कर दें। तो बड़ा मुवाजना करने से मेरे भाई दुनिया में जहाँ पे भी होता है वहां पे परमिट इशू होते हैं एहतजाज के नहीं होते। लंदन में परमिशन के बगैर एहतजाज होता है, अमेरिका में होता है? आप बताइए मुझे। एहतजाज के लिए परमिट दिया जाता है और बात खत्म। तो यहाँ पे वो तो कह रहे थे संजानी पे बैठ जाए, क्यों नहीं बैठे आप? भाई वो तो कह रहे थे संजानी पे बैठ जाए, आप मुज़ाकरा से क्यों भाग गए? इस पे कर लेते हैं, इस पे करते हैं बात फिर से। एक लफ्ज कहने दें, क्योंकि हमारे काशिफ भाई ने बात कर दी ना। खुद जब पीटीएम की सरकार में 144 लगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसे कर सकते हैं, अदलिया को रेडिक्यूल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग ये कहें कि हम पुरअमन तौर पे आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, आप पुरअमन लोग नहीं हैं, आप या तो मवेशी मंडी में बैठे या संजानी में बैठे, आप इस वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर आने की इजाजत नहीं है। एक जुमला ताहिर साहब से माज़क साहब, एक जुमला। हजूर तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में दफा 144 लगी रही है, मौलाना फजल रहमान साहब को G9 पे किसने बिठाया था? किसने बिठाया था? काशिफ साहब आप टाइम मांगते हैं एक जुमले का, फिर आपके उस जुमले के बाद जब सब शुरू हो जाते हैं ना, फिर मेरे लिए मैं खामोश। आप आगे प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दें। ताहिर साहब
मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जिस मसले की जानिब निशानदेही की जा रही है कि जी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते नून लीग से, हुकूमती जमात से कि जी क्यों माशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा है। तो आप मुझे ज़रा सर ये फरमा दीजिएगा, ये जो वफाकी काबीना की अक्सरियत अब ये कह रही है कि बिल्कुल जी केपी में गवर्नर राज लगना चाहिए, तो आपको लगता है कि अगर ये गवर्नर राज लगा दिया जाता है, सारा जो भी इसका प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करने के बाद, तो फिर हम देखेंगे कि माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, या फिर हुकूमत कोई और बहाना ढूंढ लेगी कि अब ये नहीं हो रहा है इसलिए हम मईशत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए, ये एक अजीब छुई मुई हुकूमत है। मैंने शुक्र है आपको पहले ही बता दिया था, ये दुनिया की महंगी कौन सी तरीन हुकूमत हुकूमत है है सर? आपकी। छुई मुई। ओके फाइन फाइन। 25,000 अरब से ये चलती है, 33 के पास इसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और एक ऐसी भी एजेंसी है जिसको आप दुनिया में नंबर 1 कहते हैं। नाम लूंगा तो शायद कुछ और मसला ना हो ठीक जाए। हो तो गया। मेरा कहने का मतलब है भाई, इतनी बड़ी पुलिस, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, इतना बड़ा सेटअप रख के आपने अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है तो वो कसूरवार है। यार खुदा का वास्ता है, 7 दिन तुमने 60% पाकिस्तान को बहज कर दिया, कैद कर दिया। रियासत के 7,000 साल इंसानी तारीख में सिर्फ 2 फंक्शन है रियासत के। एक है आपकी फ्रीडम ऑफ अपना मूवमेंट, और दूसरी है फ्रीडम ऑफ बिजनेस। रियासत ने 7 दिन पाकिस्तान की 70% अवाम की जो मूवमेंट की जो फ्रीडम थी वो छीन लीजिए। आपने सड़कें बंद कर दी, आप नहीं जा सकते। और मैं लाहौर रह रहा हूँ, मैं लाहौर से गुजरात पढ़ाने जाता हूँ, वहां नहीं जा सका। मतलब कोई मुझे इसकी सैनिटी बता दे, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को मैनेज नहीं कर सकते, फिर आप हुकूमत कहाँ से हैं? ये तो सारा काशिफ आपका साहब सर खेल इसमें है। कहते हैं, ताहिर साहब सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी, काशिफ साहब इसमें कहते हैं कि ये सारा जो है ना, ये मेरी आपकी हिफाजत के लिए किया गया था, आवाम की हिफाजत के लिए किया गया था, कि ये जो लोग आ रहे हैं एहतजाजी, ये कहीं हम पे ही हमला ना कर दें, हमारे बचाव के लिए किया था। ये कल के प्रोग्राम में फरमाया मैं इन्होंने। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कहीं वो काशिफ ने उनको ये नसीहत नहीं कर दी कि अगर आप इस्लामाबाद में ऑक्सीजन खत्म करें तो पीटीआई खत्म हो सकती है। देखें, ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दुनिया में होती है, इन रैशनैलिटी से पाकिस्तान नहीं चल सकता। हुकूमत की जिम्मेदारी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर रखना है। आपका ख्याल है लाहौर में अगर हुकूमत कहे जी कि लोग मर्डर करते हैं, देखें इनकी नीयत खराब है, ये मर्डरर है, हम क्या करें? हम किस तरह? भाई हमें इससे कोई गरज नहीं कि चोर का दिल करता है चोरी करने का, डाकू का दिल करता है डाका मारने का। ठीक। तो मैंने फिर पुलिस किस लिए बनाई है? मैंने ये अदालतें किस लिए बनाई है? मुझे मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत इंतहाई चालाकी के साथ एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है, सारा फेलियर तो हुकूमत का है। मेरा तो मसला है नहीं इमरान खान। अगर हम 4 बंदे इस वक्त टीवी पे बैठे हैं, कल हम ऐलान कर दे कि जनाब हम जुलूस निकालने लगे हैं लाहौर में, अपना धरना निकालने लगे हैं, तो पंजाब हुकूमत के देखें ये धरने की वजह से हम नाकाम हो गए। और ये पंजाब पुलिस किस वास्ते रखी है? 100 साल से इसको मारने का एक्सपीरियंस है, 200 साल का। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बाकी एक मैं काशिफ को थोड़ा सा तंग करना चाह रहा हूँ। काशिफ ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि अगर लंदन में महंगाई है तो फिर पाकिस्तान में भी महंगाई होनी चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त आर्गूमेंट है कि अगर लंदन में महंगाई हो फिर पाकिस्तान में जायज़ है, मगर आपने लंदन की सहूलतों का कंपैरिजन नहीं करना। वो नसीम यार सहूलतें नहीं बतानी, सिर्फ महंगाई बतानी है। अब मेरा हाल आप जारी रखे प्रोग्राम। देखिए ताहिर साहब, गुजारिश ये है, मैंने ये आर्गूमेंट नहीं दिया कि वहां पे महंगाई है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। एक बात मैंने तो कहा कि जी मैं देखे सर, मुझे बात तो कर बात तो कर लेने दीजिए हजूर, मैंने आपकी बात सुनी है, अब मैं फिर भी सुनने को तैयार हूँ। बात यह है कि आप एक बात को लेके जा रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम या सियासी इस्तेहकाम, महंगाई की बात। लंदन की मिसाल बताएं भाई हमें। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया में हुई है, जो कि नसीम सिद्दीकी साहब ने तस्लीम किया। अब उसको अब अपने एंगल से ट्विस्ट कर ले, ये आपका राइट है। नंबर 2 बात, देखिए मेरा सर आपने कहा ना कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई, या आपने कहा ना, तो फिर आप सिर्फ पाकिस्तान को ही लताड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दुनिया में महंगाई हुई, मारूजी हालात ऐसे थे, उसके फिर जो भी सर्कमस्टांसेस हो। नंबर 2 नंबर 2 पूरी दुनिया में तो लंदन में उन्होंने मुजाहरा करने दिया। सर तो मैं तो कह रहा हूँ कि सर आप मुझे बताइए कि जहाँ पे भी मुजाहरे हुए क्या वहाँ पे परमिट इशू हुए कि नहीं हुए? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, ना हम संजानी मानते हैं, ना G9 मानते हैं, ना परेड ग्राउंड मानते हैं, हम तो आएंगे डी चौक में। और जब इंटरनेशनल डिग्निटरीज यहाँ पे, मुझे बात कर लेते ना, तो मुझे बात तो करने देना, मुझे बात तो करने देना कि जब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल डिग्निटरीज भले आए हुए हो, हमने बैठना ही डी चौक पे है, तो फिर पुलिस क्या कहे, आए जी आगे बैठ जाए। फिर आप बताएं रियासत क्या करे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को वो सुरंग नहीं मिल रही जहां से गंडापुर साहब आते हैं और चले जाते हैं। मुझे तो सिर्फ आप एक बात बता दीजिए कि रियासत क्या करे कि वो सारे आए और आगे डी चौक पे बैठ जाए। मुझे आसमा, इनफैक्ट जब UNGA का इजलास होता है सालाना
और अकाउंटों तक असम्बली बिल्डिंग के सामने लोग मुजाहरा करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट को वहां पे डंडे चलाने चाहिए? सर वहां पे परमिट लिया जाता है ना, आप ये बात क्यों नहीं कह रहे? ऐसी सर बात करें जिसमें कोई लॉजिक हो यार, क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? परमिट लिए जाते हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? ये बात कर रहे हैं यहाँ पे हुकूमत डिक्टेट करेगी कि यूएन के सामने हुकूमत एहतजाज के डिक्टेट लिए करेगी। परमिट नहीं लिए जाते। अच्छा मेरी भी बात सुन लेना हुकूमत प्लीज, मैं डिक्टेशन रिक्वेस्ट देगी। कर रही हूँ शिराजी साहब, काशिफ साहब। मसला ये है कि नसीम सिद्दीकी साहब जो है ना वो वीडियो लिंक पर हैं, वो स्काइप पर हैं, लंदन से हैं, उनके सिग्नल्स का भी थोड़ा सा अक्सर हमें वो रहता है। अब वो काफ़ी सारी बातें जो है ना, आर्गूमेंट्स जो हैं वो दे चुके हैं, लेकिन वो हम तक पहुंचे नहीं हैं। इसलिए मैं कहती थी कि 1 बाय 1 कर लेते, लेकिन चलें अभी काशिफ साहब ने काफ़ी हद तक अपनी बात कंप्लीट कर ली है। नसीम साहब अब आप फरमाइएगा क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मेरी हल्की सी प्यार के साथ नाराजगी है, काशिफ साहब बहुत ज्यादा बीच में बोल रहे हैं और एक सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो बीच में इसलिए ना बोला करें कि जब आप बोलते हैं तो मुझे आवाज नहीं आती, मुझे पता नहीं चलता आप क्या कह रहे हैं। आपकी बातें दुरुस्त है, अब आप उनके जवाब सुन लेना। बिल्कुल पूरी दुनिया में परमिट इशू किए जाते हैं, लेकिन परमिट इशू करके सियासतदानों के घरों पे जाके छापे नहीं मारे जाते, कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, रास्ते बंद नहीं किए जाते, बल्कि उनके जलसे जुलूस को फैसिलिटेट किया जाता है। दूसरी आपने महंगाई का पूछा था, बिल्कुल पूरी दुनिया में महंगाई होती है, हम तो कह रहे हैं कि होती है हर जगह, लेकिन हर हुकूमत जो है अपने शहरियों को फैसिलिटेट करती है। ये नहीं करती कि मईशत का गला घोट दे, रास्ते बंद कर दे, जो कंटेनर पूरी दुनिया के साहिलों पे होने चाहिए उनसे लगा के सड़कें बंद कर दीजिए। हम जो हुकूमत का रवैया है, जो रियासत का रवैया है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कोविड हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हुकूमत है उसने सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसका नहीं दिखाया कि उसका उधर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उन्होंने घरों तक हर बंदे को, हर आवाम को जो है वो बेनिफिट्स पहुंचाए हैं। आप इस बात का मुआवजा करें ना। अब आप बताएं कि जो यही सवाल आपसे है कि जब परमिट दिया जाता है तो किस मुल्क में जाके सियासतदानों के घर पे छापे होते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, रास्ते बंद करते हैं? इस बात का जवाब आप मुझे दे दें। अच्छा सिद्दीकी साहब, गुजारिश ये है कि जो बात आपने की, मैं भी यही पूछा था, आपकी मेहरबानी, आपने तस्लीम कर लिया। जो आपका दूसरा आर्गूमेंट है वह सहूलियात वाला, देखें वो तो ताहिर मलिक साहब ने बहुत अच्छा आर्गूमेंट दिया है कि भाई जिस मुल्क जिसकी भी हुकूमत थी उन्होंने खर्चों को और आमदन को मैनेज ही नहीं किया। मसला सबके ऊपर जाता है, किसी के ऊपर ज्यादा, किसी के ऊपर थोड़ा है। जो बात आप कह रहे हैं परमिट वाली, देखें अगर आप सेट पैटर्न के तहत आपने SOPs के तहत जलसे किए, लाहौर में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, आपको किया, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर किसी ने भी पुरअमन तरीके से जो सियासी एक्टिविटी है, जो आज़ादी इजहार राय है, उसके ऊपर कदगन लगाई है, वो कोई भी हुकूमत है, वो कोई भी हुक्मरान है, वो काबिल मुज़म्मत है। मैंने तो कभी इसके हक में आर्गूमेंट नहीं दिया। मैंने तो कहा कि जिसने भी ये काम किया, भले वो नून लीग की हुकूमत है, भले PTI की हुकूमत है, भले मतीउल्लाह जान इस हुकूमत में उठा या पिछली हुकूमत में उठा, काबिल मुज़म्मत है। मैं कब कह रहा हूँ कि काबिल मुज़म्मत नहीं है? सो आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं, मेरा तो सिर्फ मुद्दा ये है कि सर जो इंटरनेशनली जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, आपको सेट पैटर्न, उन्होंने कहा, ये बात आप तस्लीम कीजिए। और जब मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा हमें संजानी भी हम बैठने को जगह देने को तैयार है, G9 पर तैयार है, परेड ग्राउंड पर तैयार है, लेकिन एक खातून की जिद थी, मैंने D चौक ही जाना है। अब उस जिद के सामने क्या सरकार सरेंडर कर दे? है ना, जो बात अभी ताहिर साहब फरमा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर किसी की जिद है, किसी की हठधर्मी है, चलिए इससे भी सख्त लफ्ज अगर आपने बोलना है वो भी आप बोल लीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में इसकी जो सजा है वो आवाम को नहीं मिलनी चाहिए। तो लेकिन रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है। नसीम साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर, एक सेकंड। अच्छा, बात ये कि जब कहा जाता है ना कि हमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज करने की इजाजत दी जाए, तो वो परमिट देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप हाइड पार्क चले जाएं, आप फला चले जाएं। जब अमेरिका में कहते हैं कि UNO के सामने हमने एहतजाज करना है, तो वो परमिट देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप आयरन ब्रिज चले जाएं, आप ब्रुकलिन ब्रिज चले जाएं। तो जहां इजाजत मांगी जाती है, D चौक पे क्यों? बिलावल महंगाई का जो जुलूस लेके कराची से निकला था, क्या D चौक तक नहीं आया था? D चौक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक चौक। और उस डेमोक्रेटिक चौक के ऊपर आप एहतजाज नहीं करने देते। आप एहतजाज से डरते क्यों इतना? आप अभी एहतजाज या जलसा शुरू नहीं होता, आप पूरा मुल्क कंटेनर लगा के बंद कर देते हैं। आप तो कोई चीज होने से पहले ही उसको कहते हैं कि पुरअमन नहीं होगा। जब आप पुरअमन शहरियों को, आवाम को रोकेंगे तो लाजिमी बात है उसके बाद अमन। शिराजी साहब क्यों है इतना खौफ? चलें आप बताएं। और अगर ये ना किया जाता, शहर बंद ना होते, कंटेनर्स ना होते, सिचुएशन मुख्तलिफ होती आज। एक तो आप 26वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 10A के अंदर एक और आर्टिकल का इजाफा करते हैं कि इस मुल्क के अवाम को हमने
साफ शफाफ सांस लेने के लिए फिजा फराहम करनी है। लेकिन हालत तो ये है कि आप सांस लेने नहीं दे रहे उन्हें। गोया कि दूसरी जानब आप क्या करते हैं, आप एक कानून लेके आते हैं कि इस मुल्क में, बल्कि इस वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर 18 ग्रेड का एक डिप्टी कमिश्नर इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को अगर इजाज़त देगा तो वो जलसा कर सकते हैं, वरना जो आइन के नीचे उनको एक हक हासिल है इजहार आज़ादी का, इजहार राय का, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गोया कि 18 ग्रेड का ये अफसर डिसाइड करेगा कि क्या आपको जलसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप वायलेशन करेंगे तो फिर 3 साल या 10 साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी जानब देखें, अदालतें आज भी तौहीन अदालत का केस लेके बैठी हैं बड़े सादे एहतराम के साथ। इन्हीं अदालतों ने तहरीक इंसाफ को जलसा देने के हवाले से हुकूमत को हिदायत जारी की थी कि नहीं की थी? गोया कि 22 अगस्त का जलसा वक्त कॉल ऑफ की हुआ बात था। है ना आसमा शराजी सुने मेरी साहब। बात, सुने ना, बात तो सुने। 8 अक्टूबर को आपने कहा था कि आप जलसा कीजिएगा, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। और आपको भी याद है, मुझे भी याद है, पूरी दुनिया ने देखा कि रावलपिंडी के तेली मोहल्ला के गली कूचों तक भी कंटेनर लगा दिए गए। उसके बाद किया आपने कि 7 बजे का वक्त है आपके पास, 7 से 8 हुए तो आपने दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए। लाहौर में आपने क्या किया, मवेशी मंडी के करीब आपने जगह दी और वक्त से पहले आपकी पुलिस वहाँ पे जा पहुँची, स्टेज को उखाड़ के फेंका। तो क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद थे जिन्होंने आप पे हमला किया? तो भाई मेरे 3-4 बार तो आए हैं, किसी एक बार मुझे नहीं लगा कि उनके अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं या इस मुल्क को ऑक्युपाई वो करना चाह रहे हैं। आप ये क्या बयानियाँ लेके चल रहे हैं? अच्छा, ये जब भी वो निकलते हैं हमें थ्रेट अलर्ट आप मिल जाते हैं कि खुद कुछ बम्बार आ रहे हैं। इनके अंदर कोई 35-40 अफगान शहरी हैं। ये 24 करोड़ का मुल्क दुनिया को मैसेज क्या दे रहा है कि 35-40 अफगानी बाशिंदे आ जाएंगे तो उस मुल्क को वो कैप्चर कर लेंगे। गोया हम इतने कमज़ोर लोग हैं। ये किस तरह का बयान आप हमारे सामने रखते हैं कि जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं? खुदा का वास्ता है, लोगों को यहाँ एक सांस मसला लेने है ना दें, शराजी साहब। उनको उनका पॉलिटिकल राइट शराजी एक्सरसाइज साहब। करने दें। शराजी ये उनका साहब। आईनी और कानूनी और जमहूरी हक है। ब्रेक लेना है आप क्यों शराजी छीनना साहब, चाहते हैं मुझे उनसे? ब्रेक लेना है शराजी साहब, और उससे पहले मुझे ताहिर साहब की तरफ जाना है। ताहिर साहब, बयानिए की बात कर रहे हैं शराजी साहब, तो ऐसा दिखाई देता है कि जो पार्टी का पीटीआई का अपना बयानिया है उसमें अपने ही जो लोग हैं वो भी उससे इख्तलाफ करते हुए में दिखाई देते हैं। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने आज पार्टी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, बैरिस्टर गौहर ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तो इस तरह के मजीद इस्तीफ़े भी हम आते हुए देखेंगे, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई है बुशरा बीबी पर। आज जब पार्टी का अपना इजलास हुआ है तो उसमें कहा गया है कि जी बुशरा बीबी जो हैं वो जिम्मेदार हैं इस सब किए धरे की। ज़ाहिर है इमरान खान के सामने तो कोई बात नहीं कर सकता, तो इस्तीफ़े दे रहे हैं ताहिर साहब लोग। देखिए जी, मेरी राय जो है वो एक सहाफ़ी की है, और सहाफ़ी की राय अपने जज्बात नहीं होते। मैं कौन हूँ वो मेरा मसला इस प्रोग्राम के बाद होगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉलिटिकल पॉपुलर लीडरशिप है उसका नाम इमरान खान है। ठीक है। वो एक देवता है, उसकी लोग प्रस्तिश करते हैं। अगर आपने डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान को चलाना है तो मेजॉरिटी उसके साथ है। अब आते हैं पीटीआई। देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी। अगर नवाज शहबाज अरबों खरबों लगा के भी कोई साजिशें करना चाहें, जो उनकी मदद बुशरा बीबी ने कर दिया है या गंडापुर कर देता है या मरवत कर देता है, वो खां के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नाम की चीज़ नहीं, उसमें एक चिप ही नहीं है, वो ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता। वो एक देवता टाइप चीज़ है। या आप उसको मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ समझे, पॉपुलर वो बहुत है। और मैं समझता हूँ इमरान के पास जितनी बड़ी सपोर्ट है, वो इमरान खान इस तरह के हालात में मार खा सकता है। दुनिया की कोई एक एवरेज से एवरेज भी पॉलिटिकल पार्टी होती ना तो वो चीन जापान कर देती इस हुकूमत का। मेरी समझ से बाहर है। जो अब असल बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी जो रियासत है, वो रियासत हमें बड़ा आप लोग सबक देते जी, रियासत की रिट का मसला है, रियासत की रिट का मसला है। वो भाई रियासत को अपने आप से फुर्सत नहीं। यहाँ के आइन में लिखा था कि जब कौमी असेंबली खत्म होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो रियासत ही कहती थी इलेक्शन कमीशन ने, जी हमारे पास तो पैसे नहीं, 90 दिन में हम जा नहीं सकते। उस वक्त रियासत को कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ आइन है, रियासत टूट रही है। मैं टूटने से मुराद खुदा ना खासा रियासत की बात इस तरह नहीं कर रहा, कानून टूट रहा है। रियासत में लिखा था कि पंजाब हुकूमत जब खत्म की इमरान खान ने तो 90 दिन में क्यों इलेक्शन नहीं हुए, तब रियासत को पता नहीं चलता। रियासत हमेशा पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुझे नजर आती है इमरान खान के लिए। रियासत बचाने आती है इमरान खान जब आता है। रियासत ने आज तक इकट्ठी नहीं हुई कि 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जाता और इसके बारे में भी कोई इमरजेंसी लगाए। पाकिस्तान लाहौर मुसलसल दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है।
इंटरनेशनल डाटा कह रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों का 7 साल जिंदगी कम हो रही है, रियासत को कोई फिक्र नहीं जी, वो आ रहा है इस्लामाबाद से आ रहा है, वो टेररिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमी खराब होगी, मुझे 1 करोड़ जगह पे रियासत नजर ही ठीक हो नहीं गया आती। ताहिर साहब। ये क्या कौन सी रियासत है, जरा मुझे ये भी बता देना आप। हाँ, ताहिर साहब आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि लोग, ज़ाहिर है ये आप नहीं समझते ऐसा, आपने कहा कि लोग समझते हैं कि इमरान खान जो है वो देवता हैं, लेकिन वहीं पर जो बहुत सारे लोग हैं वो ये बिल्कुल नहीं समझते कि बुशरा बीबी जो है वो कोई देवी हैं। उन पर तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब लगता है ऐसे है कि वो अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी करके गई हैं डी चौक पहुँचने के बाद, और मुश्किलात उन्होंने इमरान खान जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। किस किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं, और जिस तरह से ये इस्तीफ़े आ रहे हैं, सलमान अकरम राजा हैं, दीगर लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, तो क्या पार्टी के अंदर कुछ और पार्टीज़ बन सकती हैं, धड़े बन सकते हैं? इस तरह से पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए जो एफर्ट्स हो रही हैं उन पर नाज़रीन हम बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। पीटीआई से जी आज बड़ा इस्तीफ़ा जो आया है उसके बाद बाज़गश यही सुनाई दे रही है कि कुछ मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो भी आ सकते हैं। पार्टी के अंदर बहुत से धड़े तो हमें बहुत पहले से बने हुए दिखाई दे रहे थे। जब बुशरा बीबी ने आके क़यादत संभाली, जेल से जब वो बाहर आई, और फिर उनका गंडापुर के साथ जो झगड़ा है वो भी ज़बान ज़द आम रहा। उसकी तस्दीक जो है पार्टी ज़राए से तो नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत सारी जगहों से ये खबरें आती रहीं। पार्टी के अंदर मौजूद ये जो झगड़े हैं, क्या ये बढ़ रहे होंगे? और अगर ये बढ़ेंगे तो जो पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, जो ये पीटीआई के लिए जो और मुकदमात जैसे कि हो गए हैं उनके लिए मजीद मुश्किलात की बात हो रही है, तो उससे फिर पीटीआई जो है वो किस तरह से निमट रही होगी, ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अपने पैनल से। लेकिन एक और चीज़ जिस पर मुझे बात करनी है, पीटीआई में जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब भागे हैं यहाँ डी चौक से बुशरा बीबी साहिबा को लेकर, फरार का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन चलिए भागना कह सकते हैं ना, गाड़ी में बैठे और निकल गए। उसके बाद जो है पीटीआई के वर्कर्स के बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि जज्बात जो हैं वो इश्तियाल अंगेज थे, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे उनके ऊपर। ये चीज़ कितना मैटर कर रही होगी पार्टी के लिए, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी साहिबा के लिए? काशिफ साहब, मैं चाहूँगी कि पहले आप इन सारे सवालात का जवाब मुझे दे दें। अस्मा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पार्टी की लीडरशिप चेंज होगी और इस्तीफे भी आएंगे, चेयरमैन भी चेंज होंगे, सेक्रेटरी जनरल भी चेंज होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि चूंकि ये सलमान अकरम राजा नामजद सेक्रेटरी जनरल थे, तो हो सकता है कि अभी कोई इजलास भी होगा शाम तक, और उसमें फिर बुशरा बीबी जो है एक नया लाइन लेंगी और शायद कोई नया सेक्रेटरी जनरल को नॉमिनेट भी वो कर दें। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बात तो ठीक है कि आप आ गए, जैसे कैसे करके रियासत ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, बड़ा ब्रूटल बिहेव किया, उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए जितनी हो सके। लेकिन आप जब आ गए, लाइटें ऑफ हो गई, आपको सेफ जोन दिया गया जाने का, जो लोगों ने कहा जी रियासत ने जाने दिया, या वो सुरंग जोन सी है जो मोहसिन नकवी साहब को नहीं मिल रही, जहाँ से वो हर दफ़ा निकल के भारीपुर से बरामद होते हैं गंडापुर साहब, इस दफ़ा बुशरा बीबी भी साथ है, तो भाई आप अपने कारकुनान को क्यों नहीं साथ लेके गए? इसका जवाब कौन देगा? रियासत ने तो जुल्म किया ना, रियासत को तो आप लताड़े, लेकिन आपको जब कहा, अगर आपको कहा गया था कि आप चले जाए, तो फिर आपने कारकुनान को क्यों नहीं निकाला वहां से? उन कारकुनान को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? इसी वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, ये मैं इनको सियासी जमातें मानता नहीं हूं, मैं इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मानता हूं कि ये सिर्फ अपनी औलादों के लिए, अपनी आसाइशों के लिए मामला चलाते हैं, ना इनकी कोई पार्टी में इंटरेस्ट होता है, ना तंजीम में इंटरेस्ट होता है, किसी भी जमात को उठा के देख। एक बात, दूसरी बात, एक चीज देखिए, जब इंतशार होता है ना, तो फिर उसको इस्तेहकाम में लाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब इंतशार को इस्तेहकाम में लाने के लिए एक ही अमल है जो सामने रुकावट है, वो है अना। वो अना नवाज शरीफ साहब की हो, मरियम नवाज की हो, इमरान खान की हो, या किसी और की हो। अगर आप उस अना को कुर्बान नहीं करेंगे ना, तो याद रखें इस्तेहकाम नहीं आएगा। आप इमरान खान को बाहर निकालें तब भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अना के पीछे इस दुनिया में बड़े बड़े, भले वो फिरौन हो, अबू जहल हो, शैतान हो, वो सारे के सारे हक से को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि अना थी उनके आड़े। अना को पीछे छोड़ दीजिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए, तभी काम आगे होगा। नहीं तो वो वर्कर पीटीआई का हो, नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जेयूआईफे का हो, वर्कर इंसान है। हाँ, वो तो बेचारा आपके पीछे चल रहा है, आपके नारे के पीछे, और आप क्या कर रहे हैं? हवाले से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है अना, और जो मिसालें आपने दी हैं वो भी काशिफ साहब बड़ी ज़बरदस्त मिसालें। ज़ाहिर है कि शैतान ने भी इसलिए सजदा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ईगो जो है वो आड़े आ गई थी। ताहिर मलिक साहब, ईगो की बात हो रही है, अना की बात हो रही है, चीज़ों को तस्लीम कर लेने की बात हो रही है, तो एक बात हमेशा की जाती है कि सानिया 9 मई पे आप माफ़ी मांग लीजिए, चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं।
आपको लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं अपनी अना पर समझौता किया जाएगा पीटीआई की जानिब से, खास तौर पर बानिए पीटीआई की जानिब से? और दूसरा सर मुझे ये बता दीजिएगा, जैसे वर्कर की बात हम लोग कर रहे हैं, वर्कर्स में मायूसी तो फैली है सर, जिस तरह से बुशरा बीबी और गंडापुर साहब निकल गए और उन्हें अकेला छोड़ दिया वहां पर डी चौक पर। अच्छा, मैं समझता हूँ ये अनानू, ये शवाक अहमद का ड्रामा नहीं चल रहा। ये 25 करोड़ दुनिया का 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। ये पावर की गेम है, असूलों की गेम है, सियासत की गेम है, लोगों की राय की गेम है। अनानू का कोई सीन सूर नहीं है। ये आई डोंट बिलीव दिस। अच्छा। जो मैं बात करना चाह रहा था, आपका असल सवाल था कि पीटीआई पे अगर पाबंदी लग जाए, हाँ। तो मेरे ख्याल में अगर पीटीआई पे पाबंदी लगती है तो इससे बड़ी लॉटरी इमरान खान की हो ही नहीं सकती। उसको कम से कम 500 नफल पढ़ने चाहिए अगर पाबंदी लग क्यों जाए। क्यों सर? उसकी वजह यह है कि जिस क्लास की डिसऑर्गेनाइजेशन है, और खुद वो जेल में है, खुद उसमें ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो पार्टी तो वो जितना खुद सारे तोड़ रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी फेवर होगी। मुझे तो लगता है $2-3 बिलियन देने चाहिए इमरान को, यार ये पाबंदी लगा दो, मेरी जान छुड़ाओ। क्योंकि पाबंदी से वो हमदर्दी फैक्टर चला जाएगा, पॉलिटिकली बच जाएगा, सारी चीजें जिंदा रह जाएंगी। खान ने अपनी पार्टी पे, अगर आप उसके 2 साल स्टडी कर लें, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, सोल से उसने जलसे किए, 5-6 लॉन्ग मार्च हैं, इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बाद मेरे ख्याल में हर रोज इस्तीफा आता है। तो अगर तो हुकूमत ने वाकई उससे जान छुड़ानी है, तो फिर उस पे जनाब उसको इस तरह ही पॉलिटिक्स करने दें। अगर आपने बचाना है पीटीआई को, इमरान खान को, फिर पाबंदी उनके लिए गोल्ड माइन है। बड़ी एक लॉटरी होगी नवाज अपना इमरान खान की। ठीक है मलिक साहब, टाइम हमारे पास कम है, आई रियली सॉरी। मैं इफ्तिखार शराजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, जल्दी जल्दी अगर प्लीज़ आप भी कुछ इस पे कमेंट कर दें। शेर आया, आवाम ने इतनी दफ़ा ये सुना फाइनल कॉल, और अभी ये जो फाइनल कॉल थी मिस्ड कॉल साबित हुई। आपको लगता है कि फिर अगर कोई ऐसी कॉल दी जाती है तो अवाम निकलेंगे? क्योंकि अब की बार हमने देखा कि वाक़तन केपी ही से ज़्यादा लोग आए थे, बाकी शहरों से, इनफैक्ट हमारे अपने शहर से, इस्लामाबाद से कुछ ज़्यादा लोग नहीं निकले, रावलपिंडी से नहीं निकले, लाहौर से तो बिल्कुल ही नहीं निकले, बाकी इलाकों से भी कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो इस पे मैं आपकी राय चाहूँगी, मायूसी जो आवाम में पाई जा रही है, वर्कर में पाई जा रही है। नहीं आसमा, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के वर्कर मायूस भी हुआ है और अपनी क़यादत पे उसको गुस्सा भी है, क्योंकि मुशावरत का अमल कहीं नज़र नहीं आता और एक ऑर्गेनाइजेशनल फुकदान भी मौजूद है। लेकिन ये जो बुशरा बीबी की इस डिसीजन को गोया के बुनियाद बना के पार्टी की तोड़ फोड़ की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुनासिब बात नहीं है। इससे पहले अली मीर गंडापुर साहब, आपको याद है, डी चौक पे तो आए थे, यहाँ से होते हुए फिर वो केपी हाउस में नहा धो के फिर चले गए थे। उस वक्त तो किसी को एतराज़ ना तो सलमान को राजा साहब को एतराज़ था, ना बैरिस्टर गौर साहब को था कि नहीं जाना चाहिए। उस वक्त भी तो मुश्किलात ऐसी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और इन रहनुमाओं को भी चाहिए कि अगर ये समझते थे कि डी चौक जाना गलत है, तो फिर इनको चाहिए था कि बुशरा बीबी को अकेला छोड़ देते, बाकी सारे कंटेनर से उतर जाते। आज ये एतराज़ करना मुनासिब नहीं है। और फिर ये है कि क्यों ना जाए वहाँ पे, वो कोई ऐसा गैर मुल्क का कोई एरिया है कि जहाँ पे जाने से आखिरी मिनट है हमारे पास, आखिरी मिनट है। नसीम साहब, आपकी राय। देखिए असमा, बात हो रही थी ना, पहले बल्ले का निशान ले लिया, फिर आपने कागजात नामजदगी छीन लिए, फिर आपने जो अवाम ने वोट दिए वो आपने 47 के जरिए छीन ली। ये आपने कोशिश तो करते जा रहे हैं, मुश्किलात तो आती जा रही हैं, लेकिन वही बात है और कितनी मुश्किलात लेंगे। वो सरकट और मुन्ना भाई जेल के अंदर थे। सरकट किसी सियासतदान को फोन करता है, धमकी देता है, वो कहता है मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। वो कहता है मुझे और तुम कितना अंदर कराओगे। जो 9 मई के हवाले से या जिस तरह बानी के ऊपर सख्तियां हो रही हैं, ये अना की जंग कोई नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, मेरी कल भी एक जगह बात हो रही थी, ये एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के अंदर जो टकराव है, ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपको इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जब इन्वॉल्वमेंट करेगी तो ये सब अनाशना खत्म हो जाएगी और मामला दुरुस्तगी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये तो नसीम साहब आपने वही बात कर दी जो पीटीआई के बड़े सारे रहनुमा जो जिस उम्मीद पर हमें अभी भी खास एक्टिव दिखाई देते हैं कि जी वहां से हेल्प आएगी तो सारी चीजें हो जाएंगी, बट लेट्स सी। और उन्हीं के खिलाफ तनकीद भी करनी है। अब यू टर्न तो फिर आदत है ना, क्या यू टर्न तो अच्छे होते हैं, आप ही का तो ये मकोला है। आप जब खुद नालायक होंगे तो लोग आके आपको ठीक करेंगे ना। जब नालायकियां आपकी जब सामने आएंगे तो फिर लोग आपको। चले इन नालायकियों पे, मैरिट डीमैरिट पे ना हम ऐसा करते हैं कि कल के मंडे के शो में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट शो मंडे को हो रहा होगा। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, आपने शो देखा, आपका शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।